So hello guys, welcome again to our class, that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some another new questions which is based on very important concept, that is calculation of charge on capacitors. आज हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, कैपेसिटर के ऊपर किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है चार्ज। उसके बेसिकली तीन मेथड हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ पोटेंशियल मेथड है आपके पास, जो कि आप मेनली सीरीज और पैरेलल वाले सर्किट जैसा आपको दिखाई पड़ता है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है पोटेंशियल मेथड। उसके बाद सेकेंड वन इज़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रिकी मेथड लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्रिकी मैं इसीलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि इससे आप क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैपेसिटर के ऊपर मान लो चार्ज कैलकुलेट करना आ जाता है, बैटरी आपको 2-3 लगा के दे देता है किसी भी एक क्वेश्चन में, मतलब एक ही सर्किट में 2 से 3 बैटरी लगा के दे दे आपको, और आपको वहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना बोले किसी 2 या 3 कैपेसिटर्स के ऊपर, तो आप ये वाला मेथड जो है अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं कैसे आप कैलकुलेट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इसी में। ठीक है, उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 जो है आपका बुक में दे रखा है। ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे ये वाला मेथड। और क्वेश्चन नंबर 25 पोटेंशियल मेथड के ऊपर बेस्ड है, हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और लास्ट वन इज़ किरचॉफ लॉज, किरचॉफ लॉ विच इज़ ऑल टाइम फेवरेट मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इसको आप भाई कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 21 एग्जांपल लिखा है और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 21 एग्जांपल लिखा है। मतलब जो मेथड आप 21 क्वेश्चन में यहाँ पे लगा दे रहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसी क्वेश्चन में आप किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं। इसको तो आप कहीं भी लगा सकते हैं भाई किरचॉफ लॉ को। ठीक है, बैटरी और कैपेसिटर दोनों दिया होना चाहिए। ठीक है, आप KVL जो है वहाँ पे KVL जो है आप लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों मेथड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो मेनली आप इस मेथड से सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, और ये तो आप फिर लगा ही सकते हैं। और ये वाला मेथड आप तब लगा लें अगर आपको सर्किट जो है इजी दिखाई दे, मतलब सीरीज़ और पैरेलल में आपको कैपेसिटर जो है लगे दिखाई दे, तो आप ये भी मेथड लगा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, तो इसके बाद हम इससे पहले भी हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस करा था, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर एक बार आपने नहीं देखा है तो भाई क्वेश्चन वो देख लें, क्योंकि वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फॉर नीट एग्ज़ाम्स। उसमें भी ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। क्लियर है? सो अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से 22 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करना, और 20, 21 और उसके बाद आगे 25 तक करेंगे भाई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 20th क्वेश्चन से, स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। देखेंगे आप, इसमें एक सर्किट दिया गया आपको, ये कुछ इस तरीके का सर्किट है जिसमें 3 बैटरीज जो है उसने लगा रखा है। एक 5 वोल्ट का यहाँ पे, 5 वोल्ट का यहाँ पे, और एक 10 वोल्ट का यहाँ पे भी है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम। इसका जो मेथड है हमें डिस्कस करने का, एक तो आपके पास आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और दूसरा आपके पास है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ लॉ। ठीक है भाई, ये थोड़ा सर्किट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप यहाँ पे किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं। क्लियर है? बट किरचॉफ लॉ में आपको थोड़ा रूल्स जो है वो पता होना चाहिए, ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा होगा किरचॉफ लॉ, तभी आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। कैपेसिटर जो है, क्योंकि चैप्टर जो है पहले आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बाद में आता है, तो किरचॉफ लॉ जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही आप पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें डिस्कस ज़रूर करेंगे इस क्वेश्चन को किरचॉफ लॉ से। तो देखेंगे सबसे पहले किरचॉफ लॉ में क्या अप्लाई करते हैं आप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कोई बैटरी को चूज़ कर लेंगे। ठीक है भाई, एक कोई भी बैटरी, चाहे 5 वोल्ट, चाहे 5 वोल्ट, चाहे 10 वोल्ट, कोई भी एक बैटरी को चूज़ कर लेंगे। उसी अकॉर्डिंग जो है आप साइन जो है वहाँ पे बनाते जाएंगे कैपेसिटर्स के ऊपर, और लूप जो है वो लगाते जाएंगे। क्लियर है? हमें चार्ज कैलकुलेट करना है 6 और 4 माइक्रोफैरड के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर सपोज कर लेंगे यहाँ से आपके पास जो चार्ज है वो कितना जा रहा है, यहाँ से चार्ज निकल रहा है मेरे पास, क्यू जा रहा है भाई। क्लियर है? ऐसा मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे
चार्ज जो है वो Q जा रहा है, और यहाँ पे अगर Q जा रहा है तो इधर Q1 जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। अगर इधर चार्ज Q1 जाएगा तो इधर कितना जाएगा भाई, Q माइनस Q1 जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। इस बैटरी के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, हमें इसी बैटरी को चूज़ करा है। आप चाहे इस बैटरी को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही बैटरी को चूज़ करते हुए सारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे 3 बैटरीज हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे वाले सर्किट्स में आपको एक ही बैटरी को चूज़ करना है। क्लियर है, तो यहाँ पे Q माइनस Q1 और यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इस तरीके से बढ़ेंगे। यहाँ से प्लस से निकल रहा है साइन, तो यहाँ पे पहले प्लस आ जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, इसी साइन के इसी बैटरी के अकॉर्डिंग देखेंगे साइन जो है, तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे चार्ज जो आया कितना आया, ये आ गया मेरे पास Q माइनस Q1 हो गया भाई। क्लियर है, अब इधर आपके पास Q माइनस Q1 प्लस का हो गया, इधर आपके पास Q माइनस Q1 माइनस का हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पे अगर Q माइनस Q1 आगे जाएगा और इधर से चार्ज Q1 आ रहा है, तो इधर कितना आ गया भाई, इधर से चार्ज Q चला गया। क्लियर है, इधर से चार्ज Q चला गया। अब यहाँ पे फिर से चार्ज डिवाइड होगा। अब Q1 तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो आप यहाँ पे कोई चार्ज Q2 दे दीजिए। क्लियर है, अब अगर यहाँ पे Q2 गया है, इधर Q गया, तो ये कितना हो गया भाई, Q माइनस Q2, इधर Q माइनस Q2 हो गया। और ये वाला बैटरी हमें नहीं देखना है, तो आप इसी तरीके से बढ़ेंगे। इस बैटरी के विद रिस्पेक्ट टू इधर से जाते हुए कुछ इस तरीके से आएंगे, तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का आएगा, इधर नेगेटिव का आएगा। मतलब यहाँ पे जो चार्ज आया वो कितना आया, Q माइनस Q2 आ गया भाई। क्लियर है, कुछ इसी तरीके से इस बैटरी के विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव से निकले हैं, तो यहाँ से चलेंगे, इधर से घूमते हुए यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। यहाँ पे चार्ज Q2 आ गया, यहाँ पे Q माइनस Q2 प्लस का, यहाँ पे Q माइनस Q2 माइनस का। क्लियर है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया है, समझ आ गया होगा। ठीक है, इतना हो गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको सही तरीके से आना चाहिए। अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो आपका जो क्वेश्चन जो है मोस्टली गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्लियर है, तो इतना हो गया। अब आप लूप लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसमें लूप लगाऊंगा। फर्स्ट वाले में आपके पास 3 जो है कुछ सर्किट जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं डिफरेंटली। पहले आप इसमें लूप लगाएंगे फर्स्ट वाले में। क्लियर है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करना हमें मेनली Q1 निकालना है, जो कि इसके ऊपर चार्ज है। क्लियर है, और यहाँ पे चार्ज आएगा। मैं आपको बता दूं कि इधर से चार्ज जो है वो प्लस है, क्योंकि इधर से चलें आप, और इधर से माइनस है। समझ आ गया होगा, ये रह गया था। ठीक है, तो इसमें लूप लगाएंगे आप। अप्लाई KVL जो है अप्लाई करेंगे आप इसमें। आप Q इज इक्वल टू CV के अकॉर्डिंग तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से चलूँगा तो माइनस का 6 आपके पास जो वैल्यू रहता है भाई, Q इज इक्वल टू C इंटू V रहता है। क्लियर है, किसी भी एक कैपेसिटर की अगर बात कर लें आप, मतलब कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास अगर एक कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है, तो इसमें अगर मैं लूप लगाता हूँ, KVL लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो आपके पास कुछ इस तरीके का बनेगा। और यहाँ पे V इज इक्वल टू Q बाय C जो है वो बनेगा। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे लूप लगाते जाना है। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। Q बाई C, Q कितना है यहाँ पे, Q1 चार्ज है इसके ऊपर, और यहाँ पे कितना है 6 है, तो मतलब प्लस का Q1 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ से लूप जो है ये माइनस का आएगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो लूप जो चल रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है, और आपका जो साइन आ रहा है पहले वो कौन सा है, माइनस का है। तो यहाँ पे Q बाई C कितना है, 6 है, और यहाँ पे Q1 है। क्लियर है, तो ये माइनस का Q1 बाई 6 हो गया। उसके बाद फिर से आप घूमते हुए आगे जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है प्लस का, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। क्लियर है, और उसके बाद फिर से आप घूमते हुए इधर आए हैं, आपके पास कौन सा वैल्यू आ रहा है, माइनस का 5 इक्वल टू 0। भाई किरचॉफ लॉ पहले आना चाहिए, पहले वो पढ़ा होना चाहिए, तभी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इतना, माइनस का 5। उसके बाद आप इसको एलसीएम लेंगे, तो मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, इसका 6 हो जाएगा, माइनस का Q1 हो गया। ठीक है,
प्लस का 2Q माइनस का ये कितना हो गया आपके पास 2Q1 इक्वल टू 5 हो गया भाई, समझ आ गया होगा। तो ये कितना आ गया मेरे पास Q माइनस 2Q1 इक्वल टू 30। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस है 2Q, एक मिनट भाई, हाँ ठीक है, ये इतना आएगा यहाँ पे 2Q माइनस का 3Q1, 2Q यहाँ पे आ गया, 3Q1 यहाँ पे हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो पहले वाले का जो लूप है वो सॉल्व हो गया है। अब सेकंड सिमिलरली आप कुछ इसी तरह से यहाँ पे ये लूप लगाएंगे, ठीक है। इसी बैटरी के विद रिस्पेक्ट टू लगा रहा है, यहाँ से पॉजिटिव है तो हम इधर से लूप लगाना शुरू कर रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से लूप लगाएंगे आप, कुछ उसी तरीके से सेम सेकंड वाले सर्किट में लूप लगाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, लूप आ रहा है, इधर से ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, तो पहले प्लस का आ रहा है साइन और Q2 आ रहा है यहाँ पे, सो Q2/C मतलब प्लस का Q2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, क्लियर है। फिर आप आगे बढ़े हैं, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 10 हो गया। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साइन जो है कितना आ जाएगा यहाँ पे Q1/6 आ जाएगा, क्लियर है, समझ आ गया होगा। प्लस का Q1 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 0। इसको आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो मैं ये एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा भाई 3Q2 हो गया, ये 10 जाके उधर प्लस का हो जाएगा, प्लस का Q1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा, उधर जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया 3Q2 प्लस का Q1 इज इक्वल टू 60, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया भाई, क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो सेकेंड इक्वेशन आ गया। कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पे थर्ड वाला इक्वेशन जो है लगाएंगे। तो थर्ड वाला इक्वेशन जो लगाएंगे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर से वही आप Q/C, देखो यहाँ से चल रहे हैं, जहाँ मर्जी शुरू कर लीजिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। सो Q माइनस Q2 डिवाइडेड बाय C होता है, C कितना है यहाँ पे प्लस का 4 है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये देखिए प्लस का Q2 है, लेकिन लूप कुछ ऐसा चल रहा है तो पहले साइन जो है आपके पास माइनस का आ रहा है, यहाँ पे प्लस का है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा माइनस का Q2/C कितना हो गया 2 हो गया भाई, समझ आ रहा होगा, क्लियर है। फिर उसके बाद प्लस का 5 इक्वल टू 0, क्लियर है। इसको आप एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाए Q माइनस Q2 माइनस 2 का Q2 हो गया इज इक्वल टू माइनस का 5 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाके कितना हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो गया भाई। एलसीएम लिया भाई, और कुछ नहीं करा है, तीनों लूप लगाए हैं और कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। तो वैल्यू जो आया Q माइनस 3Q2 इज इक्वल टू माइनस का 20, इसको आप थर्ड इक्वेशन दे दीजिए, क्लियर है। तो इसके बाद बस ये तीनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके आपको Q1 निकालना है, मतलब जो कि 6 माइक्रोफैरड के ऊपर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, वही सिमिलरली आपको Q माइनस Q2 जो है कैलकुलेट करना है। मतलब आपके पास Q1 आ गया, अगर Q2 आ गया तो आप Q माइनस Q2 जो है वो कैलकुलेट करके दोनों के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सा है। सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ से इसका वैल्यू Q इज इक्वल टू जो है वैल्यू निकाल दे रहा हूँ मैं, माइनस का 20 प्लस का 3Q2 हो गया, ठीक है। इसको आप पुट कर दीजिए, पुट दिस इक्वेशन इन, किस में पुट करेंगे आप, फर्स्ट वाली में, इसमें पुट कर दीजिए, आप Q का वैल्यू है, पुट दिस इक्वेशन इन फर्स्ट में पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगा आपके पास 2 इंटू माइनस का 20 प्लस 3Q2 हो गया माइनस 3Q1 इक्वल टू 30, क्लियर है भाई। ये वाली वैल्यू जो है मैंने उठा के यहाँ पे रखी है, क्लियर है। तो कुछ मिस्टेक ना हो जाए, यहाँ पे देखते रहिए, माइनस का 40 हो गया प्लस का 6Q2 हो गया माइनस का 3Q1 इज इक्वल टू 30 हो गया, क्लियर है। इतना हमें समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप उधर लेके जाएंगे, ये 70 हो जाएगा, तो जो मेरे पास इक्वेशन आएगा ये कुछ आएगा 6Q2 माइनस 3Q1 इज इक्वल टू 70। इसको आप
फोर्थ इक्वेशन दे देंगे। क्लियर है, समझ आ रहा होगा भाई। कैलकुलेशन बचा है, और कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। ये इक्वेशन आ गया, अब आप इस इक्वेशन को किसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 6Q2 है माइनस 3Q1 है, तो Q2 Q1 वाली ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ऐसे करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे आप इस इक्वेशन को 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6Q2। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ भाई। मल्टीप्लाई करने के बाद 6Q2 प्लस 2Q1 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा होगा। इसको आप माइनस करेंगे, यहाँ से ये माइनस करेंगे और ये भी माइनस करेंगे, तो यहाँ से कैंसिल होके मेरे पास भाई Q1 का वैल्यू जो है 50 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 5 है तो 10 आ गया। बड़ा सिंपल हो गया भाई, बड़ा सिंपल हो गया। Q1 का चार्ज आ गया हमारे पास, जो कि हमें निकालना था 6 माइक्रोफैरेड के ऊपर। ये वाला जो था Q1 था, कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज Q1 था 6 माइक्रोफैरेड के ऊपर कितना चार्ज था वो Q1, जो कि हमारे पास 10 आ गया। क्लियर है, तो इतना हमारे पास सॉल्व हो चुका है पहला आंसर। अब इसी को उठा के आप किसी एक इक्वेशन में दोनों में से पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जो लिखूँगा 6Q2 माइनस 3Q1, Q1 का वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रखा हूँ भाई, ये वाला वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 30 हो गया और ये 70 है, ये कितना हो गया 6Q2 इज इक्वल टू 70 प्लस 30 100 हो गया, और Q2 का वैल्यू 100 आ गया आपके पास 6, और Q2 का जो वैल्यू आया यहाँ से ये कटेगा इससे, ये कितना आ जाएगा 50/3। सो Q2 का जो वैल्यू आया इस बार 50/3 आ गया। Q1 का वैल्यू भी आ चुका है, Q2 का वैल्यू भी आपके पास आ चुका है। क्लियर है, अब आप इस चीज़ को उठा के कहीं ना कहीं रख दें जिससे आपके पास Q भी आ जाए। भाई Q1 आ गया आपके पास, Q2 भी आ गया। ये वाला चार्ज हमें सॉल्व हो गया, 6 माइक्रोफैरेड के ऊपर इतना आंसर आ गया। अब हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन था वो क्या था 4 माइक्रोफैरेड था, तो Q माइनस Q2 आ चुका है, Q निकालना है। सो Q निकालने के लिए आप इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा भाई। इसी इक्वेशन को उठा के मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पे रख लीजिए, सिंपल सीधा यहीं रख दीजिए। तो आपके पास जो वैल्यू आएगा देखेंगे, ये मेरे पास कितना आ जाएगा। इस बार सॉल्व हो चुका है भाई, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, कैलकुलेशन है। आपको सिंपली यहाँ पे हमने किरचॉफ लॉ लगा के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो माइनस का 20 प्लस का 3Q2 का जो वैल्यू है 50/3 है, तो ये इससे कटेगा, तो जो वैल्यू आया मेरे पास 30 आ गया। Q का वैल्यू 30 आ चुका है। अब Q का भी आ गया, Q1 का भी आ गया, ये तो आंसर हो ही गया हमारे पास। Q2 का आ गया आपके पास। तो हमें जो फाइंड आउट करना था वो क्या था, Q माइनस Q2 था भाई। Q कितना है, Q कितना है, सॉरी 30 है, और ये कितना है आपके पास 50/3 है, तो ये कितना आ गया 90 माइनस 50/3। क्लियर है, तो ये जो वैल्यू है आपके पास 40/3 माइक्रो कूलम आ गया भाई। यही आपको कैलकुलेट करना था, वही चीज़ वेरी इजी। तो इसी तरीके से आप सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। समझ आ गया होगा भाई, 40/3 और 10 इसका यही आंसर है। सो KVL का अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है भाई, सो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कुछ इसी तरीके से हम आगे कैपेसिटर के क्वेश्चन जो और भी सॉल्व करने जा रहे हैं। नाउ वी कैलकुलेट फॉर क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें आपको जो कैलकुलेट करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। वहीं आपको C1 और C5 का जो वैल्यू दिया गया है दैट इज़ 8.4 दिया गया है। क्लियर है भाई। और वहीं आपके पास C2, C3, C4 का जो वैल्यू है ये आपको दे रखा है
ये आपको दे रखा है 4.2, यहाँ पे ये 8.4 है, 8.4 है, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है 4.2, 4.2 और 4.2। बात समझ आ गई होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करेंगे। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आप उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हम ये क्वेश्चन जो है करने जा रहे हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, देखेंगे आप इसमें सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें कोई व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंडीशन जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वैसे देखने में लग रहा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर और ये दोनों ये दोनों कैपेसिटर जो हैं ये सीरीज़ में है। क्लियर है? ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में है। तो मैं इस सर्किट को कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसा बना सकता हूँ भाई, ये वाला सर्किट इधर आ जाएगा और ये भी सर्किट कुछ इस तरीके से ऐसा हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे बैटरी है आपके पास, ये कुछ इस तरीके से बन गया। तो ये 4.2 है, ये 4.2 है, ये 4.2 है, ये 4.2 है, दोनों सीरीज़ में हैं। तो भाई सीरीज़ में सॉल्व करके जो आपके पास जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2.1 हो जाएगा भाई। सिंपल, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सर्किट आ गया मेरे पास 2.1 माइक्रोफैरड का, और ये मेरे पास कैपेसिटेंस जो है वो दे रखा है 4.2 का, और ये ऑलरेडी 4 गिवन है 8.4 का। क्लियर है भाई? समझ आ रहा होगा। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। अब हमें इसमें इसका जो वोल्टेज जो है वो दे रखा है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों जो है पैरेलल में है आपस में। तो इसको आप ऐड करके एक और सर्किट जो है दोबारा से बना देंगे, मतलब कुछ इस तरीके से जो वैल्यू आएगा मेरे पास उन दोनों को सॉल्व करके तो वो आ जाएगा 6.3। समझ आ गया होगा। 4.2 पहले था, 2.1 एक और आ गया आपके पास, तो ये 6.3 हो गया। अब ये तीनों सीरीज़ में है, तो मतलब कुछ इस तरीके से जो ये सर्किट जो है यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, और ये बैटरी जो है लगा है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सभी को तीनों को सॉल्व कर लेंगे आप 1/c लेके। ये अराउंड शायद 2.52 माइक्रो फैरड आ गया, और ये 2.220 वोल्ट जो है हमें दे रखा है। ये हो गया आपका सी इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो ये सी इक्विवेलेंट आ गया आपके पास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब आपको सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है, पहला वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, अब इसमें जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड हम अप्लाई करेंगे। बड़ा ही इजी मेथड है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है आपके पास कि आपको विदाउट कैलकुलेशन इन कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज देखना आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको Q = C इक्विवेलेंट निकाल के उसको V से मल्टीप्लाई कर देना है। C इक्विवेलेंट मतलब पूरे सर्किट का, हमने कैपेसिटर्स का C इक्विवेलेंट निकाल लिया, और V आपको दे रखा है। तो मेरे पास जो टोटल चार्ज आ जाएगा पूरे सर्किट के ऊपर वो कितना आ जाएगा, 2 जो भी आ रहा है भाई 2.52 है। 2.52 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 220 से, तो आपके पास ये आ जाएगा 554 माइक्रो कूलम। मतलब कहने का ये है कि आपने यहाँ पे सी इक्विवेलेंट का लेके, जो सी इक्विवेलेंट को सोल्व करके यहाँ पे लिखा था, अगर सी इक्विवेलेंट लिया है तो मतलब पूरा कैपेसिटर हो गया, पूरा सर्किट के कैपेसिटर्स हो गए, और अगर पूरे सर्किट के कैपेसिटर्स हो गए तो चार्ज भी तो पूरे सर्किट्स के ऊपर ही आया है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो मतलब 554 माइक्रो कूलम चार्ज जो है ये इस बैटरी से रिलीज़ होगा। मतलब यहाँ से जो चार्ज जाएगा अब इस बार वो कितना जाएगा, वो जाएगा आपके पास 554 माइक्रो कूलम। इतना समझ आ गया? तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 554 आ गया। अब आपको हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है। मतलब कहने का ये हो गया कि इधर से जो चार्ज रिलीज़ होगा वो 554 होगा।
ठीक है, मतलब प्लस का वाई 554 यहाँ पे हो गया, ठीक है, मतलब मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, प्लस का 554 यहाँ पे हो गया और माइनस का 554 इधर हो गया, दोनों साइड होगा चार्ज तो आपके पास। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे तो इधर जो जाएगा वो कितना जाएगा, 554 जाएगा, तो इधर भी कितना जाएगा, वो भी 554 जाएगा। क्लियर है। तो मतलब जो C1 और C5 के ऊपर चार्ज आया इस बार वो कितना आया, 554 आया, ये प्लस का इधर और ये इधर माइनस का 554। तो मतलब हमने विदाउट सॉल्विंग आपको जो चार्ज जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना Q1 और Q5 जो है वो कितना आ गया, 554 माइक्रो कूलम। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं C1 और C5 के ऊपर जो चार्ज आया वो 554 माइक्रो कूलम आ गया। क्लियर है, इतना हो गया, इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से देखेंगे चार्ज जो है 554 है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे जाके चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा भाई। अब डिवाइड किस तरीके से होगा, ध्यान से देखेंगे। अब आपको ये चार्ज जो है ये डिवाइड होगा आगे, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा से बना दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो यहाँ पे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो चार्ज आएगा आपके पास, इन दोनों को सॉल्व करके आपने सबसे पहले क्या बना लिया, ये मेरे पास जो सर्किट आया ये आ गया 4.2 से 4.2 तक कितना आ गया भाई, ये आ गया 2.1 हो गया। और यहाँ पे कितना था 4.2। अब यहाँ पे चार्ज कितना गया है, 554 गया है। ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज जो है डिवाइड होगा। ठीक है, ये मैंने इन दोनों को सोल्व करके एक बना लिया, क्योंकि चार्ज सीरीज में सेम ही रहता है, जो इसके ऊपर आएगा वही इसके ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों को सोल्व करके एक लिख लिया। अब ध्यान से देखेंगे, अब चार्ज को डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ से 554 है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये 4.2 इसका डबल है। मतलब यहाँ से चार्ज जो है डिवाइड होके कितना आ जाएगा, ये 272 आ जाएगा। दोनों साइड जो जाएगा, इधर से भी 272, इधर से भी 272। बट यहाँ पे ऐसा चार्ज सेम बराबर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ये इसका ट्वाइस है, ये 4.2 ट्वाइस है 2.1 का। मतलब यहाँ पे जो चार्ज जाएगा वो इस चार्ज का वो डबल जाएगा इधर वाली तरफ। क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो 270 प्लस में और जाएगा आपके पास अराउंड, मैं बता दूं आपको, ये 369 जाएगा। क्लियर है। ठीक है, और इधर जो जाएगा आपके पास ये जाएगा 184। आप इसको ऐड करके देख लेंगे, टोटल आपका 554 आना चाहिए। 13 हो गया, ये 8 और 9, एक 9 हो गया, 9 और 6 15 हो गया, और यहाँ पे भी 553 हो गया। मतलब पॉइंट समथिंग ये आएगा, पॉइंट समथिंग ये आएगा, 554 आ जाएगा। क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे जो चार्ज गया इस बार वो 369 माइक्रोकूलम गया, और इधर जो चार्ज गया इसके ऊपर ये कितना गया, 184 माइक्रोकूलम गया। बात समझ आ गई भाई। इसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पे चार्ज तो डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज जाना होगा वो ट्वाइस जाना होगा इसका। क्लियर है। अब आप ऐसा मत कर दें कि यहाँ पे 272 है तो अब इसका आप हाफ कर देंगे 136, क्योंकि आपने कहा है कि वो ट्वाइस जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वो उसको ऐड करेंगे तो कुछ और ही आ जाएगा आपके पास, वो उसका थ्राइस हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से ऐड करना है कि वो इतना टोटल आपके पास निकल के आए और यहाँ से उसका ट्वाइस बने। ध्यान से देखेंगे तो 184 का ट्वाइस करूँगा तो मैं कितना आएगा, 2 4 8 हो गया, 2 2 8 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 368। ध्यान से देखो 369 बन रहा है भाई। थोड़ा सा एक बार एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे बाय यूजिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो सिंपली हमने यही करा है। सबसे पहले आपको एक टोटल चार्ज निकालना है, तो बैटरी से इतना चार्ज रिलीज़ होगा, उसके बाद उसको आप आगे डिवाइड कर देंगे। 554 यहाँ गया, 554 यहाँ गया, तो ये तो सीधा सीधा सॉल्व हो गया। क्लियर है। अब आगे जो चार्ज आएगा जो डिवाइड होगा वो इन दोनों की रेशियो को देखते हुए डिवाइड होगा।
क्लियर है। तो रेशियो को देखेंगे तो ये ट्वाइस है, उसी तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। तो मतलब जो मेरे पास चार्ज आया Q2 के ऊपर वो कितना आ गया भाई 369 माइक्रो कूलम। और वहीं अगर मैं बात करूं Q3 और Q4 का जो वैल्यू आया कितना आया भाई, ये आया 184 माइक्रो कूलम। चार्ज निकाल लिया, अब आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब कुछ खास बचा नहीं है इसमें, ज़्यादा सोल्व आउट करने वाला कोई ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट रहा नहीं है इस बार। सो आप V इज इक्वल टू Q/C लगाते जाएंगे। V1 इज इक्वल टू कितना है, Q1 कितना था आपके पास यहाँ पे, सॉरी ये तो आपके पास Q1 है, हाँ Q1 है 554 डिवाइड बाय C1 कितना है, C5 कितना है 8.4 है, दोनों 8.4 है, तो ये भी उतना ही आ जाएगा। बात समझ आ गई होगी भाई यहाँ पे। तो उसके बाद V2 कितना आ जाएगा, V2 कितना है आपके पास, ये कितना है Q2/C है, Q2/C है फॉर्मूला, तो 369 डिवाइडेड बाय C2 कितना है 4.2, इसको डिवाइड कर लेंगे। सिमिलरली V3 इक्वल टू V4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज सेम रहा इस बार, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही आएगा। ठीक है भाई। और 184 डिवाइडेड बाय ये भी सेम है, तो 4.2, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4.2। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चार्ज निकालने का यही एक इजी तरीका है। सबसे पहले पूरा चार्ज निकाल लें, उसको पूरे सर्किट के ऊपर डिवाइड कर दें। आप देख रहे हैं, ये तो हमने एक बार लंबा कर दिया थोड़ा समझाने के लिए। अगर आप खुद से करने बैठेंगे तो बहुत जल्दी से कर देंगे। Q इज इक्वल टू CV निकालेंगे और उसको आप बाद में डिवाइड कर देंगे। अदरवाइज़ आपको सबसे पहले V निकालना पड़ेगा हर एक के ऊपर, फिर आप Q इज इक्वल टू CV लगाएंगे हर एक के ऊपर, तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे भाई। इसमें एक सर्किट दिया गया है कुछ इस तरीके से, और आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे पहला पार्ट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक बैटरी दिया गया है 20 वोल्ट का, ये कैपेसिटर्स है 2, 3, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है भाई। तो इसके बाद हम सबसे पहला पार्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ये तोड़ मरोड़ के कैपेसिटर कुछ दिए गए हैं, इनको हमें सॉल्व करके कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि ये वाला सर्किट जो है आपके पास, मतलब आपको बता दूं यार, क्वेश्चन ऐसे वाले आप सर्किट के लास्ट पे पहुंचा करिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरीके के जो सर्किट होते हैं इनमें आप लास्ट पे पहुंचा करिए जहां से ख़त्म होता है। ठीक है, मतलब इधर से चलें, बैटरी के ऑपोजिट साइड चलिए, तो इधर से जा रहे इधर, यहाँ से आ जाइए। ठीक है, इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं घुमा के यहाँ पे लगा दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप यहाँ पे आप एक कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से लगा देंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि ये वाले सर्किट जो हैं पैरेलल में हैं आपस में। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि आपके पास जो वैल्यू आएगा, इनको सॉल्व करके ध्यान से देखो। पहले ये दोनों सीरीज़ में है, 1/4 प्लस 1/4 जो इक्वल आएगा आपके पास, ये आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करूँगा मैं, तो यहाँ पे जो मेरे पास जो वैल्यू आएगा ये आएगा 2 माइक्रोफेरेड। क्लियर है? अब इसको आपने सॉल्व कर लिया तो यहाँ से जो वैल्यू आया मेरे पास, ये कुछ निकल के आया 2 + 2 4 हो गया। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा, बड़ा इजी है। तो यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब कुछ इसी तरीके से ये वाले सर्किट को अगर आप उठा के यहाँ पे रख लें, यहाँ पे, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे
3 माइक्रोफैराड लिख दे रहा हूँ। अब देखो ये वाला हो गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये भी आपके पास 3 है, और ये भी मेरे पास 3 है, और यहाँ से इसको हम ऐसा जोड़ दे रहे हैं। क्लियर है। अब ये आपके पास 2 हो गया, और ये आपके पास ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल में हैं। अब ये भी दोनों पैरेलल में हैं, और यहाँ पे 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटली 6 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ से भी 6 हो जाएगा। क्लियर है। और अब आप इसको कैसे बना सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ये भी आपके पास 3 + 3 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये इस तरीके से लिखूँगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा भाई। ये 4 + 2 6 हो गया, और ये 3 + 3 ये भी 6 हो गया। अब ये दोनों सीरीज़ में हैं, इन दोनों को सॉल्व करके आप कैसा लिख देंगे, कुछ ऐसा लिख देंगे। कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा माइक्रोफैराड आ गया, और ये 20 है। यही आपको कैलकुलेट करना था। तो जो आपके पास सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आया, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से आया, सी इक्विवेलेंट दैट इज़ इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरी बात, आगे क्या सॉल्व करना है, हमें चार्ज सॉल्व करना है हर कैपेसिटर के ऊपर। हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है, ध्यान देंगे। तो इसी के ऊपर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो लगा सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालना है, वो हम निकाल चुके हैं। तो वो कितना है आपके पास, 3 आया है, और V कितना है आपके पास गाइस, यहाँ पे V है जो आपके पास, ये 20 है। तो मतलब जो बैटरी से जो चार्ज निकलेगा, ये निकलेगा आपके पास 60 माइक्रो कूलम निकलेगा। क्लियर है, 60 माइक्रो कूलम। अब बैटरी से यहाँ से चार्ज निकलना जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ से चार्ज जो है शुरू हो गया 20, मतलब 60 जो है वो इधर गया आपके पास, और 60 इधर गया। अब ध्यान से देखेंगे, अब क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर जो है बराबर हैं, इन दोनों का कैपेसिटी बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है जो चार्ज आएगा इन दोनों के ऊपर वो भी सेम ही आएगा। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया 30 इधर चला जाएगा आपके पास, 30 इधर चला गया। ऐसा इसलिए हुआ 30-30 बिकॉज दोनों का कैपेसिटी सेम था। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके पास, मतलब 30 इसके ऊपर आ गया, और 30 ही इसके ऊपर आ गया। और जो आपको कैलकुलेट करना था यहाँ पे, ये मैंने C1 C2 किसको नाम दिया था, ये मैंने नाम दिया था C2 को नाम दिया था भाई। एक बार देख लें C2 किसका था, ये C2 C1। ठीक है भाई, ये C2 था हमारे पास, और यहाँ पे C3 था। ठीक है, यहाँ पे C2 था और ये C1 था। क्लियर है। तो मतलब C1 के ऊपर गाइस जो चार्ज आया वो कितना आ गया, 30 माइक्रो कूलम। समझ आ गया होगा, इधर 30 गया इधर, क्योंकि दोनों कैपेसिटी सेम था, बराबर चार्ज चला गया, बात खत्म हुई। आगे बढ़ेंगे आप यहाँ पे, तो आपके पास भाई ये सेकंड पार्ट इसका रह गया। सेकंड पार्ट देखेंगे, चार्ज स्टोर्ड ऑन दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सॉरी, आपने वो निकाल ही लिया, हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है वो निकाल लिया हमने, चार्ज निकाल चुके हैं। थर्ड के इसके ऊपर 1 के ऊपर, अब सेकंड के ऊपर देखेंगे, मतलब इसके ऊपर देखना है। ठीक है, इसके ऊपर देखेंगे आप यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, देखो इसको मैं सॉल्व करके कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। ये मेरे पास 2 था, ये कुछ इस तरीके से था, और ये अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके पास कितना है, ये है आपके पास 2, यहाँ पे 4 था भाई, यहाँ पे 4 था, तो 1/4 + 1/4 2 हो गया, ये 2 आ गया टोटल। और इस 2 को आप पैरेलल में अगर ऐड करेंगे 2 के साथ, तो गाइस कितना हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे 4 लिख लिया मैंने। इसका तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, नीचे वाले का तो अभी ज़रूरत नहीं है, हमें ऊपर वाला सॉल्व करना है। समझ आ गया इतना। 1/4 + 1/4 को सॉल्व करा, 2 आ गया, और फिर 2 को पैरेलल के साथ 2 में ऐड करा तो कितना आ गया,
4 आ गया। अब ये दोनों पैरेलल में हैं। अब यहाँ से चार्ज कितना निकला गाइस, यहाँ पे 60 निकला था, पूरा चार्ज जो है वो 60 गया था, क्लियर है। अब 60 जाएगा। अब आगे फिर से देखो, अब मैंने आपको बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको डिवाइड करना है, लेकिन कैपेसिटीज़ को देखते हुए। अब इन दोनों का रेशो देखिए आप कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 20 जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 40 जाएगा, क्लियर है, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये 40 हो गया। अब आगे हमने इस 4 को कुछ इस तरीके से लिखा था, मतलब इस चीज़ को हमने सॉल्व करके 4 लिखा है। अब यहाँ पे चार्ज जो पहुँच गया, आप ऐसा लगाइए 40 पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पे चार्ज 40 पहुँच गया। अब अगर यहाँ 40 पहुँच गया तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा, यहाँ पे अब ये दोनों 2 हैं, 1/4 प्लस 1/4, 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। मतलब यहाँ पे जो चार्ज डिवाइड होगा गाइस वो कितना होगा, वो 20 होगा, और यहाँ पे भी 20 होगा, क्योंकि इस बार कैपेसिटी जो है दोनों का सेम है, और यहाँ पे 20 आ गया तो यहाँ पे भी 20 जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो चार्ज इसके ऊपर रहेगा वही चार्ज इसके ऊपर रहेगा। तो C3 के ऊपर भी कितना चार्ज आ गया आपके पास, वो भी 20 आ गया, ठीक है, और C3 का भी सॉल्व हो गया। अब C2 के ऊपर इधर से चार्ज कितना गया, वो भी 20 गया। तो भाई C3 हो गया, C2 हो गया और C1 हो गया। बड़ा सिंपल मेथड हो गया आपको चार्ज कैलकुलेट करने का। इस मेथड को आप बहुत अच्छे से रट लीजिए। आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि हम NDA की बात करें उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है लगा के आप उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। NDA वाले भी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें किरचॉफ लॉ आपको बता दूं नहीं लगता है क्वेश्चन में, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत छोटा क्वेश्चन आता है जिसको आप इस मेथड से बहुत ईजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर है। तो यहीं तक था ये, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।